Hello students, today we are going to start new chapter 7, that is double entry system. So what is double entry system? Let's read. According to this system, every business transaction affects at least two accounts in the opposite directions. तो ये हम पहले भी कर चुके हैं बच्चे. व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो अफेक्ट है वो दो अकाउंट्स पर पड़ता है, दो अकाउंट से पड़ता है इन अपोजिट डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, इफ़ द फर्नीचर इज़ परचेज्ड इन द बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया एंड फर्नीचर इज़ इंक्रीज्ड वेयर एज द कैश इज़ डिक्रीज्ड. ये है डबल एंट्री सिस्टम. एक ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट दो अकाउंट्स पे पड़ता है. तो अब देखो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग फर्नीचर परचेज किया है, मीन्स फर्नीचर इज़ इंक्रीज, फर्नीचर आ रहा है फर्म में, एंड कैश इज़ डिक्रीज, क्योंकि फर्नीचर परचेज करा है तो फर्म से क्या जा रहा है, कैश, वेयर एज कैश इज़ डिक्रीज. तो दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, दैट इज़ फर्नीचर एंड कैश, बट ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक आ रहा है और एक जा रहा है. देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट. बिजनेस में ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जिसका इफ़ेक्ट सिर्फ वन अकाउंट पे पड़ता है, और विच हैज़ ओनली वन एस्पेक्ट, या जिसका वन एस्पेक्ट हो. ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन है और उसका इफ़ेक्ट एक अकाउंट पे पड़े, एक खाते के ऊपर पड़े. एज सच both the aspects of every transactions are recorded under this system. It means both the aspects of every transaction, both the aspects. तो एक ट्रांजैक्शन के जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, मीन्स जो दो अकाउंट हैं, आर रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम. तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ट्रांजैक्शन से जो दो अकाउंट ओपन हो रहे हैं, दो अकाउंट फर्स्ट और सेकंड अकाउंट जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक आ रहा है एक जा रहा है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो डबल एंट्री सिस्टम में इन दो अकाउंट को आप रिकॉर्ड करोगे, राइट. But it means that at least two accounts are affected by a transaction. एक चीज़ और है, it may however be noted that double entry does not mean a transaction is recorded twice. डबल एंट्री का मतलब ये नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड कर रहे हो. नो, it means that at least two accounts are affected by a transaction. बच्चों दोबारा बोल रहे हैं हम, दोबारा सुन लो. डबल एंट्री सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन को आप दो बार रिकॉर्ड कर रहे हो. एक डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन से एट लीस्ट दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे. मीन्स कम से कम दो अकाउंट, मिनिमम दो अकाउंट तो अफेक्टेड होंगे ही होंगे. एक ट्रांजैक्शन से ज़्यादा अकाउंट भी अफेक्टेड हो सकते हैं. वन अकाउंट रिसीविंग अ बेनिफिट, एक अकाउंट जो भी एक फर्स्ट अकाउंट होगा उसको बेनिफिट मिल रहा है, और दूसरे को एंड अदर यील्डिंग ए बेनिफिट, और दूसरा बेनिफिट दे रहा है, मीन्स दूसरे को बेनिफिट नहीं हो रहा. द पर्सन और अकाउंट रिसीविंग अ बेनिफिट इज़ डेबिटेड. वो पर्सन या वो अकाउंट जिसको बेनिफिट हो रहा है उस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे. एंड द पर्सन और द अकाउंट हु गिव्स समथिंग टू द बिजनेस, और वो पर्सन या वो अकाउंट जो बिजनेस को कुछ दे रहा है, हु गिव्स समथिंग टू द बिजनेस, इज क्रेडिटेड. द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज रिटर्न ट्वाइस, वंस एज ए डेबिट एंड अगेन एज ए क्रेडिट. तो एक ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट है वो दो बार लिखा जाएगा. इट इज़ रिटर्न ट्वाइस, वंस एज ए डेबिट एंड अदर एज ए क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल, वी रिसीव्ड 25,000 फ्रॉम मोहन. हमें मोहन से 25,000 मिले हैं, राइट. दिस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स, एक कैश एंड मोहन. कैश आ रहा है और कौन दे रहा है, मोहन. कैश अकाउंट एंड मोहन अकाउंट, ये तो हो गए दो अकाउंट जो अफेक्टेड हो रहे हैं. कैश अकाउंट इज रिसीविंग अ बेनिफिट, जो पहला अकाउंट है उसको बेनिफिट रिसीव हो रहा है, क्या कि अमाउंट आ रहा है, एज कैश इज कमिंग इन, एंड हैंस कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. एक दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं बच्चों, कैश अकाउंट और मोहन अकाउंट. कैश अकाउंट इज रिसीविंग बेनिफिट,
जो पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, इसको बेनिफिट मिल रहा है, क्यों? क्योंकि कैश फर्म के अंदर आ रहा है, एज कैश इज़ कमिंग इन, एंड हेंस कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। जो फॉर्म में आ रहा है वो डेबिट होगा, राइट, एंड हेंस कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, वेयर एज मोहन इज यील्डिंग अ बेनिफिट। दूसरा अकाउंट है मोहन अकाउंट, ये अकाउंट जो है ये बेनिफिट दे रहा है फर्म को, इट मीन्स एंड हेंस हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, मीन्स मोहन दे रहा है, मोहन के पास से कैश जा रहा है, तो मोहन जो है वो बेनिफिट देने वाला है। सो जो बेनिफिट दे रहा है, the person or the account who is yielding a benefit, who is giving a benefit to the firm, hence his account will be credited, right? तो हम कुछ इसके principles और features कर लेते हैं। Features of double entry system. Double entry system is based upon the principle that every debit has a credit and every credit has a debit. ये इसका मेन प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का, कि हर एक डेबिट का एक क्रेडिट है और हर एक क्रेडिट का एक डेबिट है, एंड एवरी क्रेडिट हैज़ अ डेबिट। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स और असेंशियल्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। तो बच्चों इसके हम करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स करते हैं, राइट। तो फर्स्ट है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पे आप लिखो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट्स। ये अभी भी हमने मीनिंग में पढ़ा है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ अ टू फोल्ड अफेक्ट, दैट इज इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली, एटलीस्ट टू अकाउंट्स, कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्टेड करेगी, कम से कम 2 से ज़्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं। तो मिनिमम 2 अकाउंट्स है, 1 अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड, जिसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। सर्टन ट्रांजैक्शन में इफेक्ट मोर देन 2 अकाउंट्स, कुछ ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट भी अफेक्टेड हो सकते हैं, बट द अमाउंट ऑफ अकाउंट, जो अमाउंट होगा डेबिट और क्रेडिट का वो सेम होगा। बच्चों याद रखना, से फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, उस केस में जो अमाउंट है डेबिट का और क्रेडिट का विल ऑलवेज बी इक्वल। भले ही एक ट्रांजैक्शन से 4 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन टोटल ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। सेकेंड है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री सिस्टम। तो बोथ पर्सनल एंड, ये एक्चुअली क्या है बच्चों, ये पर्सनल जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, पर्सनल और इम्पर्सनल 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पर्सनल और इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं जो एक ट्रांजैक्शन की, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन में बी पर्सनल और बोथ में बी इम्पर्सनल। यहाँ पे ध्यान दो, ये अभी हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें है कि जो 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे बच्चे, या तो दोनों के दोनों पर्सनल हो सकते हैं, या दोनों के दोनों अकाउंट इम्पर्सनल हो सकते हैं, या एक अकाउंट पर्सनल हो सकता है या एक अकाउंट इम्पर्सनल हो सकता है। आपको ये पॉइंट क्लियर कब होगा, जब अभी हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स करेंगे, राइट। तो जब हम डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जब अकाउंट की रिकॉर्डिंग करेंगे तो 2 अकाउंट पर्सनल भी हो सकते हैं और 2 अकाउंट इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, एक अकाउंट पर्सनल और एक अकाउंट इम्पर्सनल भी हो सकता है, राइट। रिकॉर्डिंग इज़ मेड अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफाइड रूल्स। ये जो रिकॉर्डिंग की जाती है डबल एंट्री सिस्टम की रिकॉर्डिंग, कुछ रूल्स होते हैं इसके बच्चे। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में अमेरिकन अप्रोच करी थी, अमेरिकन एंड मॉडर्न अप्रोच, तो हमने कुछ रूल्स किए थे, डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। तो जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे ट्रांजैक्शन की, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, राइट। इन डबल एंट्री सिस्टम 1 अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड एंड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। एक अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। इट डज नॉट मीन दैट एनी अकाउंट में बी डेबिटेड एंड एनी अकाउंट में बी क्रेडिटेड।
ऐसा कभी नहीं होगा कि जब एक ट्रांजैक्शन है और दो अकाउंट खोल रहे हैं तो दोनों के दोनों अकाउंट डेबिट हो जाए या दोनों के दोनों अकाउंट क्रेडिट हो जाए। नो, एक जो दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं उसमें एक डेबिट होगा ही होगा और दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। देयर आर सर्टन रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द डेबिट्स एंड क्रेडिट। और बच्चों, कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है, इसके कुछ रूल्स हैं जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, कुछ सर्टन स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बच्चे, ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनाकर एक बिजनेसमैन चेक करता है कि उसके अकाउंट्स में जो वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है अकाउंटिंग बुक्स में, तो अकाउंटिंग बुक्स जब वो मेंटेन कर रहा है तो कितनी मैथमेटिकल एक्यूरेसी कितनी आ रही है। सिंस वन अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट जो है, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो टोटल ऑफ ऑल डेबिट, जितने भी डेबिट के खाते होंगे या जितने भी क्रेडिट के होंगे, टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। बिल्कुल ठीक है। दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट, तो ये हमें क्या हेल्प करेगा? टू फाइंडिंग आउट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, हर ट्रांजैक्शन के बाद हम देख रहे थे कि जो असेट साइड है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है। मीन्स हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट का जो जोड़ है, जो प्लस है, वो इक्वल होगा। जब टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये जो है डबल एंट्री सिस्टम हेल्प करेगा ट्रायल बैलेंस की एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने में कि हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो कितने अर्थमेटिकली कितने एक्यूरेट हैं। राइट। तो अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स दो तरह के बच्चों, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो तीन तरह के अकाउंट्स आपके पास देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब ये कौन कौन से अकाउंट होते हैं? फर्स्ट आ जाओ बच्चे, पर्सनल अकाउंट। द अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। वो अकाउंट जिसमें एक इंडिविजुअल का नाम, एक फर्म का नाम, एक कंपनी का नाम या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आता है तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट हैं। से फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ रामचंद्र कृष्ण चंद्र फर्म का नाम, अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, एनी बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, ड्राइंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट। बच्चे फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स टू राम, राम को सामान बेचा, तो राम जो है राम पर्सनल अकाउंट है। किसी इंडिविजुअल का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी बैंक का नाम। टेक लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फर्म ने, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक का नाम है, फर्म का नाम है, ये पर्सनल अकाउंट है। राइट। कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, मालिक का जो कैपिटल अकाउंट है, जो हम स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर ₹50,000, तो कैश एंड कैपिटल, जो बिज़नेस में पैसा लगाया यानी कि जो कैपिटल लगाई है, कैपिटल भी हमारा पर्सनल अकाउंट है बच्चे। एंड ड्राइंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, और जो प्रोप्राइटर का जो ड्राइंग अकाउंट है वो भी पर्सनल अकाउंट है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो जब हम पर्सनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग करते हैं तो उनका क्या रूल चलेगा? रूल फॉर रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन इन पर्सनल अकाउंट इज़ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट, यदि आप पर्सनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, किसी इंडिविजुअल का नाम, किसी फर्म का नाम,
तो उसमें आपका रूल क्या चलेगा बच्चे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो प्राप्त करने वाला है उसको डेबिट कर देंगे, जो देने वाला है, देखो रिसीवर गिवर मीन्स किसी का नाम आ रहा है, किसी फर्म का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी बैंक का नाम, तो जो प्राप्त कर रहा है दैट विल बी डेबिटेड एंड जो दे रहा है दैट विल बी क्रेडिटेड। तो एक एग्जांपल करते हैं, पेड ₹20,000 टू हरी, हरी को हम पे कर रहे हैं, हमारी फर्म पे कर रही है। तो इन दिस केस 2 अकाउंट्स अफेक्टेड आर, कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, एक तो फर्म से कैश जा रहा है, एक कैश अफेक्टेड हो रहा है और एक हरी अफेक्टेड हो रहा है। इस ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, हरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट द रिसीवर, हरी अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द एंट्री एज ही इज रिसीवर ऑफ कैश। बच्चे देखो 20,000 हमारे पास से जा रहे हैं, हु इज़ द रिसीवर, कैश किसको मिल रहा है, हरी को मिल रहा है। हु इज़ द रिसीवर इन दिस ट्रांजेक्शन, हरी, हरी प्राप्त करने वाला है। सो इन दिस ट्रांजेक्शन हरी विल बी डेबिटेड, हरी अकाउंट विल बी डेबिटेड इन दिस एंट्री। साइमल्टेनियसली अकाउंट ऑफ कैश विल बी क्रेडिटेड, कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। एज कैश हैज़ गोन डाउन, कैश जा रहा है, जो भी बताया था कि एक अकाउंट जो है वो बेनिफिट दे रहा है, जो अकाउंट बेनिफिट दे रहा होता है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कैश जा रहा है, फर्म से जा रहा है, तो वो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हरी जो है रिसीवर है, सो हरी विल बी डेबिटेड। बच्चे ये जर्नल एंट्री की हुई है, ये भी आपको समझ नहीं आएगी। हरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये नेक्स्ट चैप्टर हम जर्नल एंट्री का करने जा रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी आप ये समझो कि जो हरी है, हरी जो पर्सनल अकाउंट है, इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कैश एंड हरी 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। हरी पर्सनल अकाउंट नहीं है बच्चे, पर्सनल अकाउंट हरी है, कैश अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं है। कैश किसी फर्म का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, हरी है एक इंडिविजुअल का नाम। तो हरी जो है वो रिसीवर होगा, क्योंकि हरी को कैश मिल रहा है, प्राप्त करने वाला हरी है। रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से 10,000 रुपये मिले हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड हो रहे हैं, एक कैश एंड मोहन। रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मोहन, मोहन इज गिवर इन दिस ट्रांजैक्शन, मोहन देने वाला है। In this case, cash account will be debited as cash has been received. एक अकाउंट को बेनिफिट हो रहा है, किस अकाउंट को बेनिफिट हो रहा है, कैश को, क्योंकि कैश आ रहा है। इस अकाउंट को बेनिफिट हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। अब मैं फिर बता दूं बच्चे, इस ट्रांजैक्शन में कैश और मोहन 2 लिए ना, इसमें से मोहन अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं है, कैश हमारा रियल अकाउंट है जो भी हम पढ़ेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में मोहन हमारा पर्सनल अकाउंट है और मोहन कैश दे रहा है। कैश रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से हमें कैश मिल रहा है। तो इन दिस ट्रांजैक्शन मोहन इज द गिवर, सो मोहन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, मोहन्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल क्रेडिट द गिवर। देने वाला जो होगा वो क्रेडिट होगा, तो मोहन इस एंट्री में देने वाला है, सो मोहन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये देखो मोहन क्रेडिट हो रहा है। एक्चुअली क्या बच्चे, जब भी आप ये जर्नल एंट्री है जो आप देख रहे हो, ये और ये, जब भी हम जर्नल एंट्री लिखते हैं तो जो डेबिट वाला अकाउंट होता है, कैश अकाउंट डेबिट, ये डेबिट वाला अकाउंट है। और क्रेडिट वाला जो भी अकाउंट है उसके आगे CR नहीं लिखते, क्रेडिट वाले अकाउंट से पहले 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जिसके आगे 2 लिखा है ये क्रेडिट वाला अकाउंट है, तो मोहन को हम क्रेडिट कर रहे हैं। इस अकाउंट में हरी को हमने डेबिट किया था, कैश को हमने क्रेडिट किया था। तो डेबिट वाला जो भी अकाउंट है उसके आगे डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट वाले खाते के आगे क्रेडिट नहीं लिखते, उससे पहले 2 लिख देते हैं। तो वो समझ जाओ कि ये जो अकाउंट है क्रेडिट हो रहा है, इसमें ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, राइट। तो अब हम आगे करते हैं। पर्सनल अकाउंट अगेन 3 तरह के हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी बच्चों हम पर्सनल पे ही चल रहे हैं। पर्सनल अगेन
तीन तरह के हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सनस मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर हो गया, जो ह्यूमन बीइंग का अकाउंट होगा, सिर्फ एक इंडिविजुअल का नाम, बस इसमें कोई फर्म नहीं आएगी, कोई बैंक नहीं आएगा, सिर्फ जो एक इंडिविजुअल का नेम है वही हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, निर्मला अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर ड्राइंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। जैसे अभी हमने करा है मोहन, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट था, हरी और मोहन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम या लोन टेकन लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बच्चे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट नहीं है, वो एक फर्म का नाम है, राइट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग का नाम आएगा। राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, राधा अकाउंट, डेटर अकाउंट, मतलब किसी का नाम आ रहा है, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो एक ह्यूमन बीइंग का जो अकाउंट है वही हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाओ, दीज अकाउंट्स डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग। ये जो अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, इसमें एक ह्यूमन बीइंग की तरह, जैसे ह्यूमन बीइंग का जो अकाउंट है राम अकाउंट, तो राम की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, राम एग्जिस्ट कर रहा है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में बच्चों ह्यूमन बीइंग की तरह इसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल एनी फर्म अकाउंट, अब यहाँ पे आ गया किसी फर्म का नाम, एनी लिमिटेड कंपनी, किसी का लिमिटेड कंपनी का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम और किसी भी बैंक का नाम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक अकाउंट है, ST आदर्श ये फर्म का नाम है, राइट। XYZ कंपनी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड कंपनी ये फर्म का नाम है, ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। दीज आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल पर्सन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। These transaction also includes the account of club, insurance company, paid premium of ₹1 lakh to insurance company। इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के एक फर्म का नाम है, एक इंस्टीट्यूट का नाम है, तो ये हमारा क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, राइट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे आ जाओ बच्चे। व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जब एक अकाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब एक अकाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन दैट अकाउंट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर आर नॉट पेड टू द एम्प्लॉयज़, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर मंथ की जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ को पे नहीं करी, द अमाउंट पेबल टू दीज एम्प्लॉयज़, जितनी भी हमने अमाउंट पे करना है इन एम्प्लॉयज़ को, विल बी एडेड। अब मान लो 50 एम्प्लॉय हैं और 50 एम्प्लॉय की टोटल सैलरी मिलाकर बनती है 10 लाख रुपए, तो ये जो 10 लाख टोटल सैलरी है 50 लोगों की, दैट विल बी एडेड। ये जो 10 लाख रुपए ऐड करके हम किस अकाउंट में डाल देंगे, वन कॉमन अकाउंट, दैट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। मीन्स वो सैलरी जो अभी हमने देनी है, अभी हमने नहीं दी, तो 50 लोगों की सैलरी इकट्ठी करके एक अकाउंट में डाल दी, वो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 10 लाख। अब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है, इस अकाउंट ने 50 लोगों को शो करा है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। सैलरी आउटस्टैंडिंग में 50 लोगों की सैलरी को रिप्रेजेंट करा है, तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट कौन सा हो गया बच्चे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये अकाउंट 50 लोगों की सैलरी को शो कर रहा है। सो दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ ऑल द पर्सन्स टू होम सैलरी हैव टू बी पेड। तो ये अकाउंट क्या शो कर रहा है, उन 50 लोगों की सैलरी को जिनको अभी सैलरी पे करनी है। दिस इज़ देयरफॉर टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसके और एग्जाम्पल कौन से हैं बच्चों, एक तो भी कर ली है सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट,
एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट एंड अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट। ये ध्यान रखना, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट एंड अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स हैं। तो आगे हम करते हैं, व्हाट इज़ रियल अकाउंट? रियल अकाउंट, द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। अब यहाँ पे थिंग्स आ रहा है बच्चों, ध्यान दो, किसी फर्म का नाम, किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं आ रहा। द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जिनकी वैल्यू को आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, एंड विच आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस, और जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस की असेट्स हैं, आर टर्म्ड एज ए रियल अकाउंट, सच एज कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। देखो ये वो अकाउंट हैं जिनकी वैल्यू को आप मनी में मेजर कर पा रहे हो। मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, वो अकाउंट जिनको आप मनी में मनी टर्म्स में मेजर कर पा रहे हो। और जो ये सब चीज़ें क्या है, वो फर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, विच आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस। कैश प्रॉपर्टी है, फर्नीचर प्रॉपर्टी है बिजनेस की, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, कंप्यूटर, टाइपराइटर, वो सारी चीज़ें जो मनी में मेजर कर सकते हैं और जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, आर नोन एज रियल अकाउंट। तो यदि रियल अकाउंट को आपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो उसका रूल क्या है बच्चों? उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो फर्म के अंदर आ रहा है वो डेबिट होगा, वो जो फर्म से जा रहा है दैट विल बी क्रेडिटेड, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, फर्नीचर फॉर ₹10,000 हैज़ बीन परचेज्ड। 10,000 का फर्नीचर परचेज करा है बच्चों। अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड हो रहे हैं? एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। तो इस अकाउंट के अकॉर्डिंग देखो, जो फर्नीचर और कैश दोनों के दोनों बच्चों ध्यान करो हमारे रियल अकाउंट हैं। दोनों की वैल्यू को कैश में मेजर कर सकते हैं, कैश तो कैश में ही है, फर्नीचर को भी आप कैश में मेजर कर सकते हो, और दोनों के दोनों ही फर्म की प्रॉपर्टी है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है। तो ये दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, फर्नीचर परचेज। अब इसमें देखो, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ क्या रहा है फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे आपको जर्नल नहीं बनानी, आप ना बनाओ, क्योंकि जर्नल एंट्री का चैप्टर हमारा नेक्स्ट है। हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल फर्नीचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड। फर्नीचर डेबिट होगा, क्यों? अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है फर्म में, फर्नीचर आ रहा है। वाइल कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्यों? अकॉर्डिंग टू द रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है, कैश। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री है। फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। रियल अकाउंट अगेन दो तरह के हैं बच्चों। पर्सनल अकाउंट 3 तरह के थे, रियल अकाउंट 2 तरह के हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल मीन्स, टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच्ड, फेल्ट, मेजर्ड एंड परचेज्ड। वो अकाउंट जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सच कैश अकाउंट टच कर सकते हैं, स्टॉक अकाउंट बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट जिनको हम टच कर सकते हैं, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। तो वो अकाउंट जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, परचेज एंड सेल कर सकते हो, ठीक है। तो वो अब क्या है, ये स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, क्या इनको हम परचेज नहीं कर सकते, क्या इनकी सेल नहीं कर सकते, क्या इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते? तो ये अकाउंट्स कौन से हमारे टेंजिबल अकाउंट्स हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स हैं। इट शुड बी नोटेड दैट बैंक अकाउंट इज़ नॉट ए रियल अकाउंट। बच्चों ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट आ रहा है। कैश को टच कर सकते हैं, एग्री, तो कैश हमारा जो है वो टेंजिबल रियल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट इज नॉट ए रियल अकाउंट बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, सिंस इट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी।
किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी फर्म का नाम है, बैंक जो है किसी इंस्टीट्यूट या फर्म का नाम है। सो जो बैंक अकाउंट है ये हमारा रियल अकाउंट नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। बैंक अकाउंट हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इंटेंजिबल रियल अकाउंट पे आ जाओ। दीज अकाउंट रिप्रेजेंट सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसको आप टच नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको आप टच नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उनकी वैल्यू को आप मनी में मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, राइट। नॉमिनल अकाउंट लास्ट रूल है हमारा बच्चे। दीज अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। सैलरी पेड अकाउंट, सैलरी रिसीव्ड अकाउंट, रेंट अकाउंट, रेंट पेड भी होता है, रेंट रिसीव भी होता है। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट पेड भी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी है। मींस इंटरेस्ट हमारा यदि पे कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस है, यदि इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो हमारी इनकम है। तो वो अकाउंट जो सारे एक्सपेंसेस और इनकम को शो करते हैं वो अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दे रहे हैं, बैड डेट्स, लॉस हो गया हमारा, तो वो अकाउंट जो हमारे सारे एक्सपेंसेस को शो करते हैं वो भी नॉमिनल अकाउंट है। वो अकाउंट जो इनकम को जो इनकम जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट हैं। तो वो अकाउंट जो एक्सपेंसेस और इनकम को शो करते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। तो नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड करने का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस या लॉसेस हैं दैट विल बी डेबिटेड। बच्चे लॉसेस क्या होते हैं? लॉस, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला और लॉस हो गया। बैड डेट्स, हमारे पैसे डूब गए, ये लॉस है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये हमारे लॉसेस हैं। हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला लेकिन लॉस हो गया। एक्सपेंसेस में क्या है? हमें एक बेनिफिट मिलता है। सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी यदि पे कर रहे हैं, सैलरी पेड हमारा एक्सपेंस है। क्यों? सैलरी हमने पे करी है तो उसके बदले में उस एम्प्लॉय ने सर्विसेज भी तो दी हैं हमें। सैलरी पेड, रेंट पे कर रहे हैं तो हमने उस प्रॉपर्टी को यूज़ भी तो करा है 1 मंथ जिसका रेंट दे रहे हैं, तो वो एक्सपेंस है। तो कोई भी एक्सपेंस है या लॉस है दैट विल बी डेबिटेड, और कोई भी इनकम या गेन्स हैं दैट विल बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो ये सब क्या है? कोई भी इनकम या प्रॉफिट गेन हो रहा है दैट विल बी क्रेडिटेड। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिसीव्ड ₹5000 फॉर कमीशन, कमीशन मिली है 5000। बच्चों इसमें कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे? एक कैश अफेक्टेड हो रहा है, एक कमीशन अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, कैश अभी हमने करा है बच्चों, कैश हमारा रियल अकाउंट है जिसको आप टच कर सकते हो, ये रियल अकाउंट है। ठीक है, अब कमीशन मिली है हमें, कमीशन इनकम है, राइट। तो कमीशन जो मिली है हमें वो हमारी इनकम हुई और ऑल द इनकम विल बी क्रेडिटेड। इन कमीशन को हमने क्रेडिट कर दी है। कैश, अब यहाँ पर यदि हम नोटिस करें, देखो कैश जो है इसमें आधा रूल ये लग रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्म में आया क्या? कैश, कैश डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और कमीशन क्या है? हमारी इनकम है, कमीशन जो है क्रेडिट। तो आधा रूल जो लगा है वो रियल अकाउंट का लगा है, ये हाफ रूल। आधा रूल ये लगा है, देखो कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश रियल अकाउंट है, जो आया वो डेबिट कर दिया है। कमीशन मिली है, हम पे नहीं कर रहे, कमीशन मिली है इसलिए कमीशन को क्रेडिट कर देंगे, राइट। कमीशन इनकम है दैट विल बी क्रेडिटेड, राइट। नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच आर इन द नेम ओनली, जो सिर्फ नाम में है, एंड विच डू नॉट रियली एग्जिस्ट। ये जो नॉमिनल अकाउंट है ये सिर्फ नाम में होते हैं, एक्चुअली रियली एग्जिस्ट नहीं करते ये। दीज अकाउंट्स आर ओपन, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों खोलना पड़ता है ये नॉमिनल अकाउंट? जस्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हेड फॉर विच कैश हैज़ बीन पेड। जैसे हमने सैलरी पे करी है, अब फर्म से कैश गया, लेकिन कैश किस नाम का गया? क्या कमीशन दी है? क्या इंटरेस्ट पे करा है? हमने क्या पे करा है? कैश के नाम का हमने क्या पे करा है? तो
उसके लिए हमें एक अकाउंट खोलना ही पड़ता है कि ये जो कैश जा रहा है सैलरी के नाम का जा रहा है, कमीशन के नाम का जा रहा है या इंटरेस्ट के नाम का जा रहा है। These accounts are opened simply to explain the nature of head for which cash has been paid. हम जो कैश पे कर रहे हैं ये किस हेड के लिए पे कर रहे हैं, right? In the absence of nominal account, it will be very difficult for the management to know the amount paid separately on account of salary, on account of rent and commission. तो बिना नॉमिनल अकाउंट के हमने कितना कैश पे करा है सेपरेटली हमें नहीं पता चलेगा। टोटल कैश पे कर दिया 1 करोड़, उस 1 करोड़ में से सैलरी कितनी पे करी, कमीशन कितनी पे करी, इंटरेस्ट कितना पे करा, रेंट कितना पे करा, तो आपको जो टोटल कैश पे करा है उसके लिए हमें सेपरेट हेड्स, सेपरेट अकाउंट खोलने ही पड़ेंगे जिसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, राइट? तो नॉमिनल अकाउंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, नॉमिनल अकाउंट कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अमाउंट स्पेंट ऑन वेरियस हेड, कि आपने किस किस हेड पे कितना कितना अमाउंट खर्च करा, सैलरी पे कितना, रेंट पे कितना, कमीशन पे कितना, राइट? एंड इनकम रिसीव्ड ऑन वेरियस हेड, हमें जो इनकम आ रही है, हमें इंटरेस्ट से कितनी इनकम आ रही है। देखो इंटरेस्ट यदि पे करती है तो फॉर्म इंटरेस्ट रिसीव भी तो हो सकता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का क्या करा था, नॉमिनल अकाउंट में वो अकाउंट आएंगे जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड है। तो किन किन हेड से इनकम आ रही है, ये जा रही थी, ये खर्चे हो रहे थे, किन किन हेड से इनकम फर्म को हो रही है, इंटरेस्ट यदि आ रहा है तो कितनी इनकम आ रही है, कमीशन से कितनी इनकम आ रही है, तो उसके लिए वेरियस हेड्स खोलने पड़ेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करो, व्हेन एनी वर्ड इज़ एडेड टू ए नॉमिनल अकाउंट, कोई भी वर्ड यदि नॉमिनल अकाउंट के आगे ऐड कर देते हैं बच्चों तो इट बिकम्स पर्सनल अकाउंट। जैसे नॉमिनल अकाउंट ले लो, सैलरी अकाउंट, सैलरी नॉमिनल है, सैलरी पे कर रहे हैं हम, सैलरी नॉमिनल है, तो यदि किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग बच्चों पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। रेंट, रेंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसके आगे यदि मैंने एक प्रीफिक्स या सफिक्स, चाहे पहले चाहे बाद में कोई वर्ड लगा दें तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। मैंने यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया प्रीपेड, खाली रेंट नॉमिनल अकाउंट है, इसके आगे मैंने वर्ड लगा दिया प्रीपेड रेंट अकाउंट, तो जैसे ही आप एक वर्ड लगाओगे तो वो अकाउंट क्या बन जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट। देखो रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट आप पे भी करते हो, रिसीव भी करते हो। नॉमिनल अकाउंट का क्या है, कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम का अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी पे भी कर सकते हैं, रिसीव भी, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट है। इनके आगे यदि आप आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, सैलरी के आगे आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी प्रीपेड, कमीशन आउटस्टैंडिंग, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट के आगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट एक्रूड, कोई भी वर्ड यदि इन अकाउंट से पहले या बाद में लगा देते हैं तो वो अकाउंट बच्चे हमारे पर्सनल अकाउंट बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम करेंगे। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में आ रहा है। फर्स्ट इज़ देखो ओरिजिनल रिकॉर्ड, ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक कॉल्ड जर्नल। मैंने भी जर्नल वर्ड बोला था, अभी आपको एंट्री भी बताई थी करके। तो ऑल द ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक, जिसको आप जर्नल बोलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर यही है, जर्नल करना है हमने। व्हेन द बिजनेस इज़ अ बिग वन, जब बिजनेस हमारा बड़ा है एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ लार्ज, तो क्या करेंगे, जर्नल को, जो जर्नल अभी हमने करा है, जर्नल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस बुक्स विच आर कॉल्ड सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री जो करेंगे रिकॉर्डिंग प्राइमरी बुक में करेंगे, जर्नल में। और जब बिज़नेस का साइज़ बहुत बड़ा है, बिज़नेस बहुत बड़ा है हमारा, तो उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा होंगी, इसलिए जर्नल को फर्दर डिवाइड कर देते हैं किसमें, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। दस रिकॉर्डिंग इन जर्नल और इन इट सब्सिडरी बुक्स इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। या तो क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, जर्नल में,
या बिज़नेस का साइज़ यदि बड़ा है तो उस केस में हम ट्रांजैक्शंस को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, सब्सिडरी बुक्स में। दो चीज़ें हैं, सो रिकॉर्डिंग इन जर्नल और इन इट्स subsidiary books is the first stage of double entry system. This stage is also known as original record stage. दोबारा बोल रही हूँ बच्चे, या तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जर्नल में या होगी सब्सिडरी बुक्स में। और सब्सिडरी बुक्स में कब होती है, जब हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं, जब फर्म का साइज़ बड़ा है। सेकंड है क्लासिफिकेशन। In this stage, all the transactions recorded in the journal on its subsidiary books are transferred in a classified form to another book which is called a ledger. जो ट्रांजैक्शन अभी हमने जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में करी हैं रिकॉर्ड, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो सारी ट्रांजैक्शन हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था। दिस बुक कंटेन्स ऑन डिफरेंट पेजेस इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड एट वंस। यहाँ पे ध्यान दो, वो सारी ट्रांजैक्शन जो सिमिलर नेचर की हैं आर कलेक्टेड, उनको इकट्ठा करेंगे एक प्लेस पे, so that the combined effect of all the transaction related to particular account may be ascertained। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड था, एंट्री हमने जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में करी थी। इनमें एंट्री करने के बाद वो ट्रांजैक्शन जाएगी लेजर में। लेजर में क्या करते हैं, लेजर में वो सारी ट्रांजैक्शन जो सिमिलर नेचर की हैं, से फॉर एग्जांपल 6 ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड है, कैश की परचेज फर्नीचर फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मशीनरी परचेज फॉर ₹5 लाख, सैलरी पेड 10 लाख। तो ये सारी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड हैं। तो कैश की सारी ट्रांजैक्शन को आप क्लब करते हो, इकट्ठा करते हो और एक एक अकाउंट में डाल देते हो उस सारी एंट्री को, जिसका नाम है कैश अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट क्या है, लेजर है। क्योंकि जर्नल में तो आपके 50 ट्रांजैक्शन पड़ी होंगी, लेकिन जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को अलग अलग करते रहो, ये ट्रांजैक्शन परचेज़ की है, ये सेल की है, ये कैश की है, तो परचेज़ की सारे ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करो, एक अकाउंट में डाल दो, परचेज़ अकाउंट में, परचेज़ का लेजर बन जाएगा। सेल अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करो, एक अकाउंट में डाल दो, वो सेल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सारे लेजर बन जाएंगे। लास्ट है हमारा स्टेप समरी। तो पहले हमने क्या करा बच्चे, ओरिजिनल रिकॉर्ड जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करी, उसके बाद एंट्री कहाँ गई, लेजर में गई। ये प्रोसेस है। लेजर के बाद ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही है, लास्ट में हम समरी करेंगे। इन दिस स्टेज ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर आर बैलेंस्ड। पहले लेजर बनाया था हमने इस स्टेप से पहले, बैलेंस्ड ऑफ लेजर को हम बैलेंस करेंगे एंड पुट इन ए लिस्ट। जो लेजर बनाया हमने, इतने इतने अलग लेजर बनाया है, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके लेजर में डाल दिया है, उन लेजर को आप बैलेंस करोगे, इक्वल करोगे एंड पुट इन ए लिस्ट, एक लिस्ट में डालोगे। डेबिट बैलेंसेस ऑन वन साइड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑन वन साइड। मीन्स हम लेजर के बाद बच्चों बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे लेजर के बाद, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसको मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांजैक्शन से क्या कर रहे हैं बच्चों, ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यदि बिज़नेस का साइज़ बड़ा है तो हम सब्सिडरी बुक्स में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड का। उसके बाद जर्नल के बाद हम ट्रांजैक्शन को लेके जाएंगे लेजर में। लेजर के बाद वो ट्रांजैक्शन जाएगी ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये प्रोसेस है बच्चों, क्या, पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या स्टेजेस डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू एक ट्रांजैक्शन कौन कौन से रास्ते से जा रही है। पहले ट्रांजैक्शन है, उससे जर्नल बनाई, जर्नल
को हम लेजर में पोस्ट करेंगे, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से एक बिजनेसमैन क्या बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।